गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, RIS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी कविता का अगला पार्ट। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट इसके हम पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में रानी लक्ष्मीबाई की जो दशा है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि झांसी राज्य पर अंग्रेजों का आक्रमण होने से, अंग्रेजों का अधिकार होने से वहाँ के महलों की क्या दशा थी, वहाँ की स्त्रियों की क्या दशा थी, इन सब का वर्णन इस पार्ट में किया गया है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया था भाई, जो झांसी राज्य था या भारत के अन्य भी कई छोटी छोटी रियासतें थी, उन सब पर अंग्रेजों का शासन हो गया था और अंग्रेज लोग अब क्या करने लगे थे। रानी रोई रनिवासों में, रनिवास होते हैं रानियों का रहने का स्थान, रनिवास। रनिवास होता है रानियों के रहने का स्थान, रहने का स्थान। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। बेगम कौन होती है भाई? जो नवाब लोग होते थे उनकी जो पत्नियां होती थी उन्हें बेगम कहा गया है। वो भी गम से थी बेजार। बेजार का मतलब होता है दुखी, पीड़ित। बेजार क्या होता है? दुखित। ये उर्दू का शब्द है बेजार, दुखित। और जो बेगम थी वो भी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखित थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। वो किस बात से दुखी थी कि भाई अब उनके राज्यों पर अंग्रेजों का शासन हो गया था और उनके गहने और वस्त्र जो थे उन पर भी किनका शासन हो गया था? अब अंग्रेजों का। और अंग्रेज लोग उनके गहने और वस्त्रों को सरेआम बाजारों में ले जाकर के बेचते थे। इसलिए वो अपने स्वाभिमान का अपमान यहाँ पे समझती थी कि जो हमारे गहने और वस्त्र जो कभी हमारी शोभा बढ़ाते थे, आज ये अंग्रेज लोग उनका कितना अपमान करके उन्हें सरेआम बाजार में बेच रहे हैं। जो कभी हमारी इज्जत का प्रतीक हुआ करते थे, आज हमारी उस इज्जत को ये सरेआम बाजारों में बेच रहे हैं। तो इस बात से रानियां और बेगम जो थी वो बहुत दुखी थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजों के जो अखबार थे उनमें सरेआम रानियों और बेगमों के जो वस्त्र आभूषण थे उनकी नीलामी की खबरें छपती थी कि आज वहां पे ये बाजार लगने वाला है और वहां पे रानियों और बेगमों की जो बेशकीमती पोशाकें हैं वो आपको एक ही स्थान पर खरीदने के लिए मिल जाएंगी। इस तरह की खबरें अंग्रेजों के अखबार छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। और इस तरह के विज्ञापन अखबारों में छपते थे जिसमें लिखा होता था कि नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखा हार। कि नागपुर के जेवर उस समय बहुत फेमस थे और लखनऊ के जो नौलखा हार था, 9 लाख का बना हुआ था, वो हार लखनऊ का फेमस होता था। तो उन सब की बोलियां अंग्रेज लोग लगाते थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब जो रानियों की
पर्दे की जो इज्जत थी, जिन पर्दे में वो रानियां रहती थी, आज उनके वस्त्र और आभूषणों को बेच करके जो परदेशी यहाँ पे किसके लिए आया भाई? अंग्रेजों के लिए। जो अंग्रेज परदेशी थे वो आज हमारी रानियों और बेगमों की इज्जत को सरेआम बाजारों में बेच रहे थे, क्योंकि उन आभूषणों और वस्त्रों से उनकी इज्जत बनती थी, उनका श्रृंगार जो था वो उनकी शोभा बढ़ाता था। आज उसी श्रृंगार को जब वो अंग्रेज सरेआम बाजारों में बेच रहे थे, तो इससे हमारी रानियां जो थी और बेगम जो थी भारत देश की, वो अपना अपमान महसूस कर रही थी। बुंदेलखंड के जो यशोगान करने वाले लोग हैं, उनके मुंह से हमने ये सारी बातें सुनी हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो खूब मर्दानी, वीर, ताकतवर थी और मर्दों की तरह ही उसने लड़ाई लड़ी। ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। रनिवासों कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे रनिवासों का अर्थ होता है रानियों के रहने का स्थान। दूसरा शब्द आया है यहाँ पे बेजार, दुखित। नीलाम, खुली बोली लगाकर बेचना। नीलाम, खुली बोली लगाकर के बेचना। खुली बोली लगाकर बेचना। जेवर क्या होते हैं? आभूषण। जेवर होते हैं आभूषण। नौलखा हार। नौलखा हार। नौलखा हार होता है आपका 9 लाख की कीमत वाला हार। 9 लाख की कीमत का हार। कीमत का हार, जिसकी कीमत 9 लाख हो उसे क्या कहा जाता है? नौलखा। इसके बाद आया था आपका शब्द पर्दे की इज्जत, छुपा हुआ सामान। पर्दे की इज्जत, छुपा हुआ सामान। जो वस्त्र आभूषण औरतें पहनती थी, कई ऐसी चीजें थी जो गुप्त रूप से पहनी जाती थी, उनको भी आज अंग्रेज लोग सरेआम बाजारों में बेचते थे। पर्दे की इज्जत, बिकानी का मतलब बिकती, बिकवानी थी। परदेशी, जो पराये देश से आए हुए हैं वो। तो अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ भाई कि कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया जो हैं उसमें कौन लोग रहते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों के लिए आया है कि जो जनसाधारण था, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उनमें एक विषम वेदना थी। वो भी इस बात से दुखी थे कि अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। महलों में आहत अपमान, और जो महलों के लोग थे वो अपने अपमान
का सामना कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और जो कुटियाओं में रहते थे, जो भी झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, उनका अंग्रेज लोग शोषण करते थे। उन्हें वेतन अच्छा नहीं मिलता था, उन्हें काम के बदले पैसा कम मिलता था, उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता था, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे उनका अपमान हो रहा था। तो वो इस बात से दुखी थे, गरीब वर्ग के लोग। और जो महलों के लोग, यहाँ पे पैसे वाले जो लोग थे या राजा रजवाड़ों के जो लोग थे, उनके बारे में कहा गया कि वो किस बात से दुखी थे, उनका अंग्रेजी सरकार ने अपमान किया था, उनकी राजगद्दियां छीन ली थी, उनकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वो अपने आप को उनसे अपमानित मान रहे थे। इसलिए वो अंग्रेजी सरकार के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और उस समय के जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पूर्वजों का अभिमान था कि जब हमारे पूर्वजों ने आज तक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो फिर हम इन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कैसे करें। तो वो अपने स्वाभिमान को सदा कायम रखने के लिए उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति किसका भाव हो गया था, भी नफरत का भाव उत्पन्न हो गया था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब क्रांतिकारियों को, जो उस समय का पेशवा था, प्रधानमंत्री जो था धुंधु पंत, वो क्रांतिकारियों के लिए जितने भी साधन थे, संसाधन थे, पैसा, खाने पीने का सामान, असला, हथियार वगैरह, वो सब उन्हें प्रोवाइड करवा रहा था, जुटा रहा था। कौन? नाना धुंधु पंत, जो उस समय का पेशवा था। पेशवा क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और जो बहन, उनकी बहन कौन थी? छबीली। किसकी बहन थी? नाना साहिब की। जो लक्ष्मीबाई है वो उन्हें छबीली बहन के नाम से पुकारते थे। तो अब जब उन्होंने क्रांति का सारा सामान जुटाना प्रारंभ किया, तो उनकी बहन ने रणचंडी, रणचंडी होता है भाई युद्ध की जो देवी होती है, उसका आवाहन कर लिया, उसे बुला लिया कि हे देवी आकर के हमारी रक्षा करो, अब हम युद्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो अब जो स्वतंत्रता की संग्राम का जो यज्ञ था वो प्रारंभ हो गया। उन्हें तो केवल उस यज्ञ की शुरुआत ही करनी थी। ज्योति जलाने का अर्थ क्या होता है? जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें केवल एक बार ज्योति जलाते हैं, फिर उसके बाद सभी लोग उसमें आहुति देने लग जाते हैं। तो इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने तो केवल स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत ही की थी। उसके बाद जितने भी लोग थे देश के, चाहे वो गरीब वर्ग से हों, चाहे वो किसान वर्ग से हों, चाहे वो राजे रजवाड़े हों, उन सब ने एक साथ मिलकर के उस संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अंग्रेजी सरकार का सामना किया। बुंदेलखंड के यशगान करने वाले लोगों से हमने यही बातें सुनी हैं कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी है। विषम वेदना क्या होता भाई? असमान दुख। विषम वेदना का अर्थ होता है असमान दुख। ये वाले आप लोगों ने लिख लिए होंगे। विषम वेदना, विषम वेदना का अर्थ होता है असमान दुख। असमान दुख आहत, घायल, आहत, घायल, तिरस्कार होता है अपमान। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान। पुरखों, पूर्वजों,
अभिमान, गर्व, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, आह्वान, बुलावा, आह्वान, बुलावा, सोई ज्योति, सुप्त चेतना, सोई ज्योति, सुप्त चेतना। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि जो उस समय के राजा लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति से पीड़ित थे, केवल उनके सबके मन में तो एक स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक तो थी, बट कोई अगवानी करने वाला उन्हें नहीं मिला था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तो केवल उस कार्य को प्रारंभ ही किया था, फिर सभी लोग बढ़ चढ़ करके उसके साथ आगे बढ़ने लगे। अगले पैराग्राफ में देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जय सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गमन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता के महायुद्ध में ऐसे बहुत सारे सैनिक काम आए जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। काम आए का अर्थ होता है मारे जाना, युद्ध में शहीद हो जाना। तो इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो महान कार्य था, महायज्ञ था, उसमें बहुत सारे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपना बलिदान दिया, जिसमें नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला जो सरनाम है, जो अपनी चतुराई के लिए फेमस हैं, वो अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे लगातार युद्ध करने वाले राजा इस स्वतंत्रता के महान कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जिन शहीदों ने हमारी भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उनका नाम भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती है उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज उन लोगों ने जो कुर्बानी दी थी वो क्या कहलाती है? जुर्म कहलाती है। कि जो लोग अंग्रेजों के पक्ष में हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन लोगों ने तो क्या किया था? जुर्म किया था, उन्होंने तो अपराध किया था, ये कोई अच्छा कार्य नहीं था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। परंतु उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब इन लोगों की कहानी को कवयित्री कहती है कि इन लोगों ने तो अपना बलिदान दिया, अब इनकी गाथा को छोड़िए, अब हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनकी गाथा, उनकी कहानी के विषय में सुनते हैं। कि इनकी गाथा को छोड़ चले अब हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई ने अपना पराक्रम दिखाया था। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब हम वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहां चलते हैं, वहां का वर्णन करते हैं जहां पे लक्ष्मीबाई मर्द की तरह और मर्दाने लोगों में, मर्दों में मर्द की भांति उनका सामना करती हुई खड़ी है। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अब उधर से जो ब्रिटिश सेना का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वोकर, वो अब सेना की अगवानी करते हुए आगे पहुंच गया। रानी ने तलवार खींच ली, युद्ध हुआ द्वंद्व आसमानों में।
अब रानी ने भी उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार खींच ली और जो दोनों असमान थे, ताकत में भी असमान थे, एक स्त्री थी एक पुरुष था, और वैसे भी अंग्रेजों के पास जो पावर थी, जो हथियार थे, वो हम भारतीयों के पास नहीं थे। तो दोनों में असमान होने पर भी आपस में क्या हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ, जो दो लोगों के बीच में होता है। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। फिर भी रानी ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि जो वॉकर था वो घायल होकर के, जख्मी होना का अर्थ क्या होता है, घायल होना, घायल होकर के भागा, और उसे बड़ी हैरानी हुई कि एक औरत इतनी बहादुरी से कैसे लड़ सकती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के यशोगान करने वाले लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी है कि रानी जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ी थी। गाथा क्या होती है भाई, कहानी, मर्द आदमी, द्वंद्व लड़ाई, असमानों में जो दो समान न हो, जख्मी घायल होता है, अजब विचित्र हैरानी आश्चर्य। तो रानी की इस वीरता को देख करके वॉकर को भी आश्चर्य हुआ कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। अब रानी लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच गई हुई, कालपी नामक स्थान पर पहुंच गई। कर 100 मील निरंतर पार, जो लगातार 100 मीलों की दूरी तय करके लड़ती लड़ती 100 मीलों की दूरी तय करके कहाँ तक पहुंच गई, कालपी तक पहुंच गई। लेकिन अब उसका घोड़ा जो था वो थक करके भूमि पर गिर गया और उसके प्राण निकल गया, वो मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और फिर यमुना के तट पर जहां रानी का घोड़ा उस नाले को पार करते हुए मरा था, वहां पर भी अंग्रेजी सरकार ने रानी से हार का सामना किया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहां कालपी नामक स्थान पर अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके रानी किस तरफ बढ़ी हुई, ग्वालियर की तरफ बढ़ी, और उसने ग्वालियर से भी अंग्रेजों का अधिकार छुड़वा लिया और ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब ग्वालियर का जो उस समय राजा था वो कौन था, माधोराज सिंधिया था, जो अंग्रेजों का मित्र था। अब उसने भी रानी का सामना करते हुए हार स्वीकार की और वो अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के यशोगान करने वाले लोगों से हमने ऐसा सुना है कि रानी खूब मर्दानी थी। निरंतर क्या होता है भाई, लगातार, तत्काल, फौरन, स्वर्ग सिधारना, मर जाना, तट होता है किनारा, हार खाना, पराजित होना, और राजधानी क्या होती है, राजधानी। अगला बंद पढ़ते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब रानी को विजय तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से एक सेना का गठन किया और उन्होंने फिर से रानी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, सन्मुख होता है सामने, उसने मुंह की खाई थी, और उसने भी अब की बार रानी से मुंह की खाना, हार मानना। अब की बार वो भी रानी से हार गया था। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। अब की बार युद्ध में रानी की दो सखियां थी, एक का नाम काना और एक का मंदरा। उन्होंने भी रानी के साथ युद्ध में भाग लिया था। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और युद्ध भूमि में उन दोनों सखियों ने भी भारी मारकाट मचाई थी। बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने मार के गिराया था। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन पीछे से हुरोज नामक जो जनरल था उसने पीछे से आक्रमण किया, और अब रानी जो थी वो दोनों तरफ से घिर गई थी, क्योंकि आगे से तो वो स्मिथ के साथ लड़ रही थी और पीछे से अचानक से हुरोज नामक जनरल ने, जो ब्रिटिश सरकार का जनरल था, उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब रानी दोनों तरफ से घिर गई थी।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने ये सारी कहानी रानी के बारे में सुनी थी कि वो बहुत मर्दानी औरत थी और उसने मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। ऐसी परिस्थितियों में जब आगे स्मिथ था और पीछे हुरोज ने आक्रमण कर दिया था, ऐसी परिस्थितियों में भी रानी मार काट करके आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। चलती बनी सैन्य के पार, सेना के पार लड़ती हुई निकल गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। लेकिन जब वो सेना के पार निकल गई तो उसके सामने एक नाला आ गया और यह भी एक विषम क्या होता है, बहुत कठिन संकट रानी के सामने आ गया। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, क्योंकि रानी का पहले वाला घोड़ा मर गया था। अब जो दूसरा घोड़ा था वो रानी के लिए नया था। वो इतना रानी को नहीं समझ पाया था और वो पानी के नाले को क्रॉस करते हुए अड़ गया, आगे पानी में आगे नहीं बढ़ा। इतने में आ गए सवार। जब घोड़ा नाले के ऊपर अड़ गया तो पीछे से जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट के जो सैनिक थे, सेना के जो सैनिक थे, वो पीछे से आ गए। उन्होंने रानी के ऊपर वार किया। रानी एक शत्रु बहुतेरे। वहां पे रानी तो अकेली थी, लेकिन उसके एनिमी जो थे, उसके शत्रु जो थे वो बहुत ज्यादा थे। बहुतेरे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगी वार पर वार। अब रानी अकेली थी और शत्रु बहुत ज्यादा थे, तो अब वारों पे वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। और अब उन सैकड़ों सैनिकों के बीच में जब वो रानी पर तलवारों से वार करने लगे चारों तरफ से, तो रानी अकेली थी, वो उनसे घिर गई और फिर वो घायल होकर के भूमि पर गिर पड़ी। क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो इतने सारे लोगों के साथ अकेली लड़ सके। और इस प्रकार उसने वीर गति को प्राप्त कर लिया। रानी स्वर्ग सिधार गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि रानी बहुत मर्दानी औरत थी और उसने वीरता से अंग्रेजी सरकार का सामना किया। ठीक है, अब बेटा दो पैराग्राफ और बच गए हैं। ये आपको पढ़ा के फिर आपको क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करवा दिए जाएंगे। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैंने कुछ तो लिख दिए हैं, कुछ वीडियो से आप सुन करके लिख सकते हो। जैसे चलती बनी आगे बढ़ गई, सैन्य सेना होता है, संकट विपत्ति या मुसीबत होता है, विषम भयंकर कठिन, अपार जिसे पार नहीं किया जा सके, अड़ा रुक गया, बहुतेरे बहुत अधिक, वार प्रहार करना अटैक करना, सिंहनी शेरनी वीर गति को पाना मर जाना। ऐसे और भी कई शब्द आए हैं जो मैंने आपको उनका अर्थ बताया है, फिर भी बता देता हूँ। विजयी का अर्थ होता है जीतना, घिर आई घेर लेना, सम्मुख सामने, और मुंह की खाना हार मान लेना। और भी यदि कोई शब्द आपको समझ नहीं आता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।